पढ़ रहे थे सेकेंडरी जाइलम की जो स्ट्रक्चर होती है, उसमें हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था। आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ा था हमने अक्षीय तंत्र, जिसको अनुदैर्ध्य तंत्र भी कहा हमने। फर्स्ट पार्ट हमने अक्षीय तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था यहाँ पे जाइलम की जितनी भी कोशिकाएं हैं, जैसे वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु, विद्युतक कोशिकाएं, ये सारी जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमने कहा था कि यहाँ पे जब टीएस काटा जाता है या फिर आरएलएस काटा जाता है, तो उसमें ये सारे अक्ष, ये सारी कोशिकाएं जो है वो दिखाई देती हैं। और इसमें वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जो होती हैं, वाहिका और वाहिनिकाएं ये छोटी और चौड़ी दिखाई देती है। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड था हमारा अरीय तंत्र, या इसको अनुप्रस्थ तंत्र कहा जाता है। जब हम टीएलएस सेक्शन काटेंगे, यानी कि रेखीय लंबवत काटेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि जाइलम के जो अरीय तंत्र है वो अनुपस्थित रहता है, जिसमें प्राथमिक जाइलम कुछ नहीं दिखाई देता है। और यहाँ पे जितना भी जाइलम दिखेगा वहां पे जाइलम विद्युतक कोशिकाएं जो है ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है। इसके बाद हम बात करते हैं जाइलम विद्युतक। किसी भी स्टेज का अगर ट्रांस सेक्शन या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम काटते हैं, तो उसमें हमें ज्यादातर जो टिश्यू देखने को मिलता है वो जाइलम पैरेन्काइमा ही होता है। पैरेन्काइमा कोशिकाएं यानी विद्युतक कोशिकाएं। अब ये कोशिकाएं जो है, इनका आकार बहुकोणीय रहेगा और आयताकार हो सकता है। ये विद्युतक कोशिकाएं होती हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जाइलम की कोशिकाएं जो होगी उसमें विद्युतक पाया जाता है, और द्वितीयक जाइलम में विद्युतक कोशिकाएं जो होती हैं वो ज्यादा मोटी होती हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी जाइलम की कोशिकाएं। तो द्वितीयक जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि उसमें गुब्बारे के समान फूली हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको कहते हैं टाइलोसिस। ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है टाइलोसिस। और टाइलोसिस की वजह से क्या होती है, वुड जो है वो हार्ड हो जाती है। वुड क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का इंसेक्ट, फंगस का इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए हम जो वुड लाते हैं घरों में दरवाजा बनाने के लिए, उसमें क्या होता है, उसमें वो डार्क कलर की होती है, ब्लैक कलर की या डार्क ब्राउन कलर की होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, रेजिन, टैनिन, वर्म, वसा, इन सब का डिपोजिशन होता है इस गुब्बारेनुमा स्ट्रक्चर के अंदर, इसलिए इसको कहा जाता है टाइलोसिस। हम बात करें कि यहाँ पे इसके अतिरिक्त क्या होता है कि यहाँ पे जल के अरीय अभिगमन में भी ये टाइलोसिस जो होता है या फिर विद्युतक कोशिकाएं जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब इसमें विद्युतक कोशिकाओं का जो अरेंजमेंट है वो दो प्रकार से होता है। पहला अरेंजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसका पहला अरेंजमेंट है अपवाहिनी की प्रारूप। पहला जो अरेंजमेंट रहेगा वो अपवाहिनी की प्रारूप रहेगा, और सेकंड जो है उपवाहिनी की प्रकार रहेगा। फर्स्ट है अपवाहिनी की प्रारूप या अपवाहिनी की टाइप। इसमें क्या होता है कि विद्युत कोशिकाएं, क्योंकि हम विद्युत कोशिकाओं के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो विद्युत कोशिकाओं का क्या होता है, वाहिकाओं के संपर्क नहीं पाया जाता है। कोई वाहिकाएं जो होती है विद्युत कोशिकाओं के संपर्क में रहती ही नहीं, उनका कोई कनेक्शन नहीं रहता है। इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं जो है उसके बारे में डिस्कस कर रखा है कि तीन प्रकार से इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। इसमें पहला है विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है जाइलम विद्युत कोशिकाएं रेशे एवं वाहिकाओं के बीच में अकेली ही पाई जाएगी, तो वो हो जाएगा विस्तृत। सेकंड है पट्टिका रूपी, कि ये पट्टिका के रूप में पाई जाएगी, तो पट्टिका रूपी हो जाएगी जाइलम विद्युत कोशिकाएं। फिर सीमांत। सीमांत में क्या होता है कि जब जाइलम कोशिकाएं बनती है, या तो इसकी इनिशियल कंडीशन के अंदर जब शुरुआत बनना शुरू होता है वहां पे बनेगी, या फिर जब बनने के बाद में जो एंड पॉइंट होगा वहां पे बनेगी, बीज की किसी भी अवस्था के अंदर नहीं पाई जाएगी। तो ये जाइलम विद्युत कोशिकाएं वार्षिक वलय बनने से पहले या फिर बाद में बनती है, तो उसको टर्मिनल कहा जाता है। सेकेंड बात करते हैं उपवाहिनी की प्रकार। उपवाहिनी की प्रकार की अगर हम बात करें तो इसमें जाइलम विद्युत कोशिकाएं
स्पष्ट रूप से जाइलम वाहिकाओं के संपर्क में दिखाई देती है। ये कॉन्टेक्ट में नहीं थी, ये कॉन्टेक्ट में है। तो यहाँ पर भी दो प्रकार के हैं, फर्स्ट है अपक्ष और सेकेंड है वाहिका केंद्रकीय प्रकार। अपक्ष की अगर हम बात करें तो इसमें व्यवस्था क्रम में क्या होता है कि जाइलम युक्त कोशिकाएं वाहिका के परिधीय क्षेत्र या फिर केंद्र से दूर वाले पोर्शन की तरफ रहती हैं। तो उसमें क्या रहेगा, ये रहा पोर्शन ट्रांसवर्स सेक्शन, तो यहाँ पे परिधि की तरफ जो है ये यहाँ पे पाई जाएगी। सेकेंड है वाहिका केंद्रकीय प्रकार, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें विद्युत कोशिकाएं जो है वो केंद्र की तरफ रहती है, जहां पे जाइलम की वाहिकाएं भी उसको चारों तरफ से कवर करके रखती है। अब हम बात करते हैं कि जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होती है कि जाइलम रश्मि का निर्माण करती है, जाइलम रे बनती है और ऊपर से नीचे तक ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब भी हम ट्रांसवर्स सेक्शन या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं तो उसमें हम स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसी के साथ तनाव जिम्नोस्पर्म के तने में जो जाइलम रश्मियां होती हैं एक या एक से अधिक पंक्तियों रूप में व्यवस्थित हो सकती है, तो इसको विषमांगी कहा जाता है, क्योंकि इसकी साइज जो होती है मृदुतक कोशिकाओं की वो अलग अलग साइज और अलग अलग आकृति से मिलके बनी हुई होती है, और ये जो कैरेक्टर होता है इसका प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है। इसी के साथ हमने कहा था कि जाइलम जो पेरेन्काइमा है वे वाटर को और फूड को ट्रांसफर करने में भी हेल्प करती है। ज्यादातर इसका काम जो होता है वो वाटर के लिए ही होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो पहले तो बनता है जाइलम, ये हम पहले बात कर चुके हैं, फिर बनता है फ्लोएम। पहले सेकेंडरी जाइलम बनेगा, फिर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। अब हम बात करते हैं कि जो सेकेंडरी फ्लोएम है उसकी संरचना में क्या क्या चेंजेस होते हैं। प्राथमिक फ्लोएम का निर्माण किससे होता है, प्राकेदा से होता है, इसको प्रोकैम्बियम कहा जाता है। और जबकि द्वितीय फ्लोएम की उत्पत्ति जो है वेस्कुलर कैम्बियम से होता है। ये बीच वाला जो वेस्कुलर कैम्बियम है यहां से होता है। और अगर हम लंबवत या ट्रांसवर्स सेक्शन जब भी कट करते हैं या फिर रेडियल और एक्साइज सेक्शन कट करते हैं तो उसमें ये क्लियर रूप से दिखाई देता है। द्वितीय फ्लोएम उत्तक जो होता है उसको प्रोटोफ्लोएम या अनुकोशवाह या मेटाफ्लोएम में विभाजित किया जाता है। जैसे जाइलम में भी हमने कहा था ना, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। इसी प्रकार फ्लोएम को भी मेटा और प्रोटो के अंदर डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पे जो प्रोटोफ्लोएम पाया जाता है ये मोटाई में वृद्धि करता है। जो प्रोटोफ्लोएम होता है ये मोटाई विड्थ बढ़ाने का काम करता है किसी भी वृक्ष के। तो क्या होता है, ये प्रोटोफ्लोएम क्या करता है, चालनी तत्वों पर दबाव डालता है। तो यहाँ पे जितने भी चालनी तत्व रहेंगे, सीव ट्यूब्स रहेगी, तो उसके ऊपर क्या करेगा, ये दबाव डालेगा। दबाव डालने की वजह से क्या होता है कि चालनी जो तत्व होता है ये ट्रेस के रूप में रह जाता है। यहाँ दबाव होने की वजह से ये कुचल दी जाती है। और प्राक फ्लोएम पहले तो निष्क्रिय होता है लेकिन अंत में ये पूर्णतः समाप्त हो जाता है, फिर इसका कोई यहाँ पे फंक्शन नहीं रहता है। अब हम 1 by 1 फ्लोएम में 1 by 1 जो सेल्स बनती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहला है वो है चालनी तत्व, जिसको हम सीव एलिमेंट्स कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट घटक होता है। अब इस चालनी नलिका के अंदर अगर हम बात करें दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक है सीव सेल्स और दूसरी है सीव ट्यूब्स। सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे और ये दोनों मिलकर के चालनी तत्व का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है कि प्राथमिक फ्लोएम में बनते हैं फ्लोएम की रेसे कम मात्रा में। जब प्राइमरी फ्लोएम बनेगा तो उसमें तो रेसे यानी फाइबर जो है वो कम मात्रा में बनेंगे। जब भी सेकेंडरी फ्लोएम बनता है तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो रेसे होते हैं फाइबर वो ज्यादा मात्रा में बनते हैं और इनको कहा जाता है बास्ट फाइबर।
हमने क्या कहा था कि जो प्राइमरी फ्लोएम होता है उसमें रेस से कम मात्रा में बनते हैं, तो उसका ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब सेकेंडरी फ्लोएम बनता है तो उसमें जो है फाइबर ज्यादा मात्रा में बनते हैं, जिनको कहा जाता है बास्ट फाइबर। ये बास्ट फाइबर जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये अगर हम बात करें तो ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करते हैं, पादप को सीधा खड़ा रखने में भी हेल्प करते हैं। लेकिन अब टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो है फ्लोएम की जो कंपेनियन सेल्स होती हैं, सहकोशिकाएं जो होती हैं, ये यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। और जाली नलिका या फिर कोशिकाएं जो होती हैं, जाली नलिका या फिर हम बात करें सीव सेल्स और सीव ट्यूब जो होती हैं, ये अनुप्रस्थ तल में विशेष प्रकार की सीव प्लेट बनाती है जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के अंदर। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? प्लेट बनाती हैं। यहाँ पे कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती हैं। अब ये जो प्लेट है इसमें भी हम अगर बात करें कि सिंपल सीव प्लेट होती है, एक होती है कंपाउंड सीव प्लेट, सिंपल सीव प्लेट्स, एंड दूसरी होती है कंपाउंड सीव प्लेट। सिंपल सीव प्लेट की बात करें तो यहाँ पे केवल चार्ली क्षेत्र ही पाया जाएगा, और अगर हम कंपाउंड सीव प्लेट की बात करें तो उसमें एक या एक से अधिक जो है चार्ली क्षेत्र पाए जाते हैं। इसी के साथ अगर हम लेटरल सीव एरिया की बात करें, लेटरल का मतलब होता है पार्श्व भित्ति की तरफ पाए जाने वाले जो भी सीव प्लेट्स रहेंगे तो उनको लेटरल सीव एरिया कहा जाता है। और चार्ली पट्टिका की उपस्थिति जो है फ्लोएम का एक विशेष लक्षण कहा जाता है। प्रत्येक चार्ली पट्टिका के चारों ओर एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट यानी कैलोस पाया जाता है। जहां जहां पर भी क्या पाई जाती है? सीव प्लेट्स पाए जाते हैं, उसके चारों ओर क्या पाया जाता है? कैलोस पाया जाता है। कैलोस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और ये पतली परत के रूप में पाया जाता है। शरद ऋतु में कैलोस की जो परत होती है वो मोटी हो जाती है। जब भी शरद ऋतु आएगी तब ये कैलोस की परत मोटी हो जाती है और इनको कैलोस पट्टिकाएं या कैलोस पैड कहा जाता है। और इसमें उपस्थित चार्ली क्षेत्र अवरुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोशिकाएं रहेगी वो अवरुद्ध हो जाएगी, तो इसको ट्रांसपोर्ट होने में ज्यादा दिक्कत आती है वाटर को। फिर क्या होता है कि अब शरद ऋतु में क्या होता है कि ये क्रियाशीलता कम हो जाती है, इसकी अवरुद्ध हो जाती है, या फिर इसके जो कार्य होता है यहाँ पे चार्ली पट्टिका का वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम बसंत ऋतु की बात करें तो बसंत ऋतु में क्या होता है? पानी का ट्रांसपोर्ट फटाफट होता है, तो फटाफट होने की वजह से जो है इसके अंदर जो डिपोजिशन हो रहा है ये पतली परत के रूप में होता है। और पतली परत के रूप में होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये अवरुद्ध नहीं होती है, तो इसमें बड़े बड़े पोर्स दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि समंजस हो जाने के कारण जो है इसके कैलोस की मात्रा बढ़ जाती है और ये फिर से जो है सक्रिय हो जाती है, इसका काम वापस ट्रांसपोर्ट करने का शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की, सहकोशिकाएं। सेकेंड है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो भी चार्ली तत्व होते हैं या सहकोशिकाएं जो होती हैं, इसका संबंध जो है बहुत ही घनिष्ठ है, तो इनका ये बहुत ही पास पास रहते हैं। अब कैमलिंग के द्वारा क्या होता है कि बाहर की तरफ जो मृतक कोशिकाएं यानी चार्ली तत्व में डिवीजन होता है, तो उसी के द्वारा क्या होती है? सहकोशिकाएं बनती है। कल हमने पढ़ा था जब हमने फ्लोएम बनाया था, तो फ्लोएम में हम ऐसे किया था, तो उसमें ये सहकोशिकाएं बनाती, यहाँ पे कंपेनियन सेल भी बनाई थी इससे, और कंपेनियन सेल के साथ साथ हमने जाइलम की कुछ और कोशिकाएं भी बनाई थी, इस प्रकार फ्लोएम की कोशिकाएं बनाई थी। तो हम वापस पलट करके डायग्राम देख सकते हो, जहां पे हमने कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब बनाई है। इस प्रकार का डायग्राम देखा होगा तुम लोगों ने कि कैम्बियम है, ये फ्लोएम की कोशिकाएं है, ये भी फ्लोएम की कोशिकाएं हैं। तो ये संतति कोशिका फिर से डिवीजन करने की क्षमता होती है, तो यहाँ पे जो है कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल्स बन जाती हैं। और नीचे की तरफ जाइलम वाली कोशिका रहेगी, फिर जाइलम वाली कोशिकाओं में इस प्रकार डिफरेंशिएट हो जाएगा और जाइलम की जो है आगे की कोशिकाओं में डिवीजन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा था। अब इनका भी जो
ये बनाती है कंपेनियन सेल्स। अब क्या होता है, दोनों कोशिकाओं के बीच में जो है विभाजन हो जाता है, भित्ति बन जाती है, और ये भित्ति जो होती है ये होती है पतली। पतली भित्ति का निर्माण हो जाता है और इसमें गर्त भी पाए जाते हैं जिससे ये दोनों आपस में कनेक्ट करती हैं। और केंद्रक जो होता है इसमें सहकोशिका केंद्रक हमेशा एक्टिव फॉर्म में ही रहता है। लेकिन अगर हम चालनी कोशिका की बात करेंगे तो चालनी कोशिकाओं में केंद्रक कुछ टाइम तक एक्टिव रहेगा, फिर ये निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय क्यों होता है, हमने कहा था कि डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन होने की वजह से जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, इस वजह से वो डेड हो जाती है। आवृत विधि में अगर हम बात करें तो आवृत विधि और टेट्राफाइट, जिम्नोस्पर्म और टेट्राफाइट के सदस्य में सहकोशिकाएं उपस्थित होती हैं, परंतु कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे कॉनिफर्स की बात करेंगे तो वहां पे रश्मि में कुछ मृदुल कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं। एल्ब्यूमिनी सेल्स कहा जाता है। और ये एल्ब्यूमिनी सेल्स जो होती है इसमें भी गर्त पाया जाता है, ये सहकोशिका की तरह काम करती है। फिर हम बात करते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, जड़ोतक, फ्लोएम जड़ोतक की बात करते हैं अपन। फ्लोएम दृढ़ोतक की बात करते हैं। दृढ़ोतक में हमने बात की थी बास्ट रेशा के बारे में पढ़ा था, बास्ट फाइबर जो सेकेंडरी फ्लोएम से बनते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो भी सेकेंडरी फ्लोएम होता है जो अक्षीय तंत्र में आराम से दिखाई देता है, वहां पे क्या होता है, जब प्राइमरी फ्लोएम के अंदर तो रेशे बहुत कम मात्रा में बनते हैं, लेकिन अगर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है तो उसमें रेशे ज्यादा मात्रा में बनते हैं। तो वो रेशे इतने मजबूत होते हैं, उसके अंदर सामर्थ्य होता है किसी को झेलने के लिए। तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं और इन फाइबर्स का यूज जो है हम रस्सी वगैरह बनाने में, सूतली बनाने में करते हैं। और ये पाया जाता है लाइनम, हिबिस्कस, कैनाबिस, इन सब के अंदर पाए जाते हैं। सेकेंडरी जो फ्लोएम के जो रेशे रहेंगे वो ज्यादा बड़े होते हैं, इसमें तनन सामर्थ्य ज्यादा होता है और ये अच्छे फाइबर होते हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है। प्राइमरी का जो फाइबर रेशे होते हैं वो छोटे होते हैं, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं होता है। फिर हम बात कर रहे हैं दृढ़ कोशिकाएं। दृढ़ कोशिकाएं फ्लोएम रेशों के साथ एकल रूप में क्या करती हैं, द्वितीय फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। और ये जो होती है इन कोशिकाएं या फिर ये मृदुतक कोशिकाएं जो होती हैं इनकी भित्ति पर होता है लिग्निफिकेशन, यानी कि लिग्निन का जमा हो जाता है। इस वजह से ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है स्क्लेरिफिकेशन, यानी दृढ़ हो जाती है। लिग्निफिकेशन के कारण क्या हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, इसलिए प्रत्यास्थ बन जाती है यहाँ पे। अब हम लास्ट बात कर रहे हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। लास्ट है फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्साइल पेरेन्काइमा सेल व रे पेरेन्काइमा सेल, दो प्रकार के यहाँ क्षेत्र दिखाई देते हैं फ्लोएम मृदुतक के अंदर। इसके अंदर काफी मात्रा में स्टार्च, टेनिन और विभिन्न प्रकार के जो भी क्रिस्टल वगैरह होते हैं वो यहाँ पे फ्लोएम पेरेन्काइमा के अंदर संचित रहते हैं। टीलिया पौधे की अगर हम बात करें कि टीलिया में फ्लोएम रेशे में रूपांतरित होकर के यहाँ पे लंबे समय तक ये जीवित रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि द्वितीयक जाइलम की मात्रा बढ़ जाने की वजह से फ्लोएम की मात्रा हमेशा सीमित रहती है, तो वहां पे छाल के भीतर भाग का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि सेकेंडरी फ्लोएम में और प्राइमरी फ्लोएम में क्या क्या वेरिएशन, क्या क्या देखा हमने, कौन कौन सी कोशिकाएं बनती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। जिसमें पहले हमने पढ़ा था प्राथमिक जाइलम के बारे में, और प्राथमिक जाइलम के अंदर प्राथमिक जाइलम, बलकुट, और इसके बाद हमने द्वितीयक जाइलम की बात की। द्वितीयक जाइलम में हमने अपवाहिनी की प्रारूप या जाइलम मृदुतक के बारे में बात की है। फिर फ्लोएम ऊतक की फ्लोएम के अंदर या सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में आज हमने बात की, जिसमें चालन तत्व के बारे में पढ़ा है, कंपेनियन सेल्स के बारे में पढ़ा है, फ्लोएम जड़ोतक के बारे में पढ़ा एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, इनके बारे में हमने पढ़ा है। फिर हम बात करते हैं एनुअल रिंग्स की। तो एनुअल रिंग्स
और शरद ऋतु। बसंत ऋतु को स्प्रिंग सीजन कहा जाता है, शरद को एटमम कहा जाता है। तो ये स्प्रिंग एनुअल बनाएगी या फिर स्प्रिंग रिंग कहेंगे इसको, और इसको एटम रिंग कहा जाएगा। और ये दोनों रिंग मिल करके जो है बनाती है एनुअल रिंग। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, एनुअल रिंग बनाने का काम करती है। हमने कहा था कि बसंत ऋतु होती है तो जो कोशिकाएं बनती हैं वो ज्यादा मात्रा में बनती है और कोशिकाएं जो है बड़ी बड़ी बनती है। शरद ऋतु में क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है, इस वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए जो कोशिकाएं रहेगी छोटे आकार की बनेगी और संख्या में कम बनती है। तो इस वजह से जो है बड़ी और छोटी जो कोशिकाएं बनेगी कैम्बियम के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो जिससे क्या होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो अलग से हाईलाइट होती है। तो इसको बोलते हैं एनुअल रिंग। एनुअल रिंग से प्लांट की एज का पता लगाया जा सकता है कि जितनी रिंग है तो उतना उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो इतनी इसकी प्लांट की एज रही होगी। बसंत काष्ठ की अगर हम बात करेंगे तो बसंत काष्ठ में क्या होता है, बसंत ऋतु में बनने वाली काष्ठ बसंत काष्ठ है। बसंत काष्ठ में क्या होता है, यहाँ पे सक्रियता ज्यादा होती है कैम्बियम की, और यहाँ पर जो जाइलम का अनुपात है वो ज्यादा बनता है, लेकिन शरद काष्ठ के अंदर कम बनता है। जाइलम में वाहिकाओं की मात्रा भी यहाँ ज्यादा मात्रा में होती है। बसंत काष्ठ के अंदर वाहिकाओं की जो गुहा होती है वो बड़ी होती है, चौड़ी होती है, और द्वितीयक जाइलम उत्तक या फिर काष्ठ का जो कलर होता है वो भूरा होता है। क्यों भूरा होता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इसको आसानी से अवेलेबल हो रहा है। लेकिन अगर हम शरद ऋतु की बात करेंगे तो कोशिकाएं पास रहेगी और इसका कलर जो होता है वो डार्क होता है, डार्क ब्राउन हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। सबसे अच्छी तो वैसे शरद काष्ठ वाली रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं पोरस एंड नॉन पोरस वुड। पोरस एंड नॉन पोरस वुड। पोरस इसका मतलब इसमें क्या पाया जाएगा, छिद्र पाए जाएंगे, इसलिए इसको पोरस का नाम दिया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो पोरस वुड होती है इसमें वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। वाहिकाएं उपस्थित होने की वजह से क्या होता है, इसको बोलते हैं सरलदेह काष्ठ, इसको कठोर काष्ठ भी कहा जाता है। और वाहिकाओं का यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो दो प्रकार से होता है। फर्स्ट है रिंग पोरस एंड सेकेंड है डिफ्यूज पोरस। फर्स्ट है रिंग पोरस और सेकेंड हो जाएगा डिफ्यूज पोरस। रिंग पोरस की अगर हम बात करें तो रिंग पोरस में जो वाहिकाएं हैं उसकी जो गुहा होगी वो चौड़ी होगी और उसका वलन छिद्र उसको रिंग पोरस कहा जाता है। तो बड़ी गुहा के कारण क्या होता है, इसको आसानी से पहचान सकते हैं, इसलिए इसको रिंग पोरस कहा जाता है। फिर सेकेंड बात करें विस्तृत छिद्रित। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की, यानी कि इसका जो आकार होता है डायमीटर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है और यहाँ पे अंतर साफ साफ दिखाई नहीं देता है वाहिकाओं की गुहा के अंदर। तो व्यास में अंतर जो होता है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, एक जैसा होता है, इसलिए इसको डिफ्यूज पोरस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन पोरस वुड की। नॉन पोरस वुड में वेसल्स नहीं पाई जाएगी। वेसल्स यहाँ पे ऑप्शन होगी, यहाँ पे वेसल्स जो है प्रेजेंट थी और यहाँ पे दो प्रकार की रिंग और डिफ्यूज, यहाँ पे वेसल जो है वो एब्सेंट है। तो इस वजह से इसको नॉन पोरस कहा जाता है, क्योंकि वेसल्स नहीं है, वेसल छिद्र बनाती है, तो वेसल्स ही नहीं है तो छिद्र कहां से होंगे, तो इसलिए इसको नॉन पोरस कहा जाता है। एक टर्म और है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, रस कास्ट और अंतः कास्ट, सैप वुड और हार्ड वुड। सैप वुड और दूसरा होता है हार्ड वुड। हम पहले पढ़ते हैं सैप वुड के बारे में, जिसको रस कास्ट भी कहा जाता है। कि रस कास्ट जो होती है ये इनिशियल कंडीशन बनने वाली होती है,
डार्क ब्राउन इसका कलर हो जाएगा। सैफ वुड में अगर हम बात करें तो सैफ वुड क्या होती है कि ये सक्रिय नवीन तरुण जाइलम उत्तक की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी जो अभी डिवाइड हुई है जस्ट, ठीक है, उसको रस कास्ट कहा जाता है, इसको कोमल कास्ट भी कहा जाता है। इसका कलर जो होता है हल्का भूरा और दूसरा रंग का होता है और वृक्ष में जल एवं घुलनशील पदार्थों को ले जाने का काम करता है। इसके अंदर रेजिन टेनिन का डिपोजिशन नहीं पाया जाता है और क्या होता है समय के साथ साथ ये सैफ वुड जो है हार्ड वुड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं हार्ड वुड। सैफ है तो सैफ वुड ही, लेकिन सैफ वुड लंबे समय तक अगर रहती है तो उसको फिर हार्डवुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये हार्ड हो जाती है, फिर इसका ट्रांसपोर्ट का काम नहीं रहता यहाँ पे हार्डवुड के अंदर। तो क्या होता है कि सेकेंडरी जाइलम की जो कोशिकाएं रहेगी, मृदुतक कोशिकाएं, वो यहाँ पे निष्क्रिय रहेगी और इन कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, रेजिन, टेनिन, तेल, ये पदार्थ यहाँ पे संचित हो जाते हैं। और ये संचित किसमें होते हैं, ये संचित होता है टाइलोसिस के अंदर, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं टाइलोसिस एक जो है गुब्बारटमय स्ट्रक्चर होता है और गुब्बारटमय स्ट्रक्चर कहाँ होता है, सेकेंडरी जाइलम के अंदर, वो भी मृदुतक के अंदर, और वहां पे रेजिन, टेनिन, तेल, इन पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है। इस वजह से इसका जो कलर होता है वो काला रंग दिखाई देता है, गहरा भूरा रंग दिखाई देता है। और टाइलोसिस की वजह से क्या होता है, ये चीर स्थायी होती है, कठोर होती है, गहरे रंग की होती है। इसलिए इस वुड का जो हार्डवुड होती है इसका यूज जो है अच्छे क्वालिटी के फर्नीचर बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीवाणु और फंगस को लगने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे जीवाणु और फंगस का संक्रमण नहीं होता है। तो ये है टाइलोसिस, इसमें रस कास्ट और अंतरकास्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट होता है आज का। डायग्राम दे रखा है 5.12 पे, इसमें टाइलोसिस दे रखी है, पेरेन्काइमा के अंदर से गुब्बारानुमा स्ट्रक्चर निकली हुई, तो एक बार देख लेना उसको। कल हम पढ़ेंगे बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि।